नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो साइंस का स्टार्ट करेंगे और ये क्लासेस जो है वो मेनली जेबीटी कमीशन, जिन्होंने सीबीएसई जेबीटी कमीशन और पटवारी का एग्ज़ाम देना है, तो दोनों के लिए साइंस का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है। बाकी जिन्होंने जेओआईटी का एग्ज़ाम देना है या पंचायत सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए भी जो है वो साइंस के यही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट मैंने जैसे कि आपको कहा कि मेनली जैसे आपके जो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं जेबीटी कमीशन और पटवारी, तो उसका डिटेल्ड सिलेबस हमारे पास गिवन है। उसमें हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो रहेगा जो साउंड यानी कि ध्वनि। ठीक है, कि साउंड क्या है। अब उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि साउंड जो है वो किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है उसको। साउंड सॉन्ग प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ये जो ह्यूमंस है वो सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन ईयर के बारे में हम बात करेंगे। एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे। लाउडनेस एंड पिच क्या है। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स क्या हैं, यानी कि जो सुनने वाले हैं ऑडिबल साउंड, जो नहीं सुनने वाले साउंड्स हैं। नॉइस एंड म्यूजिक क्या है, नॉइस पोल्यूशन क्या है, हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या है, मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन को मापने के लिए यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या लिमिट है। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस क्लास में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो क्लास है आपकी, इसको हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम जो है वो बेसिकली जो है इसका बेसिक जो है वो समझेंगे, बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे और आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट जो पार्ट होंगे उसमें 100 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। जिसने इससे पहले जो भी हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं और जो भी चैप्टर्स हैं, उनको अगर किसी ने नहीं देखा है, ये जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो आप उन सभी को जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हो। और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री साइकोलॉजी के भी आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्लास चाहिए तो वो भी आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम आज के इस क्लास को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साउंड के बारे में, यानी कि ध्वनि के बारे में। तो अब आपने देखा होगा कि जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो उसमें जो है वो बोलते टाइम, जैसे कि अगर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जैसे कोई बोल रहा है तो एक ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ जो है वो तरंगे जा रही हैं, है ना, यानी कि कुछ ना कुछ मुंह से निकल रहा है। इस तरीके की देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में कि साउंड निकाला जाता है जब, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो वो लाइट की फॉर्म पे होती है या वाइब्रेशन होती है। जब आप बोलते हो ना तो वाइब्रेशन यानी कि कंपन होता है, या हीट होती है या प्रेशर, तो क्या होगा, ऑप्शन बी, कंपन होता है। तो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे ही आप एकदम से शब्द बोलना शुरू करते हो ना, तो हल्की सी वाइब्रेशन होती है जब आप बात कर रहे होते हो, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बोला जा रहा है कि साउंड नीड्स विच मीडियम टू ट्रैवल। अब एक होता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए। तो ध्वनि को चलने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, वैक्यूम की, मीडियम की, लाइट की, ग्रेविटी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड का, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउंड को माध्यम की आवश्यकता है कि ये सॉलिड से हमें इसको गुजारना है, लिक्विड से गुजारना है, कहाँ से, तो इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, जो ध्वनि है वो किस माध्यम में नहीं चल सकती है, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, सॉलिड के माध्यम से, या वैक्यूम के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्वनि को माध्यम की ज़रूरत है ना। लेकिन देखो, अगर हवा में है तो ध्वनि वहाँ पे जाएगी ना, ध्वनि उस माध्यम से जा सकती है, वाटर में भी सुनाई देती है, सॉलिड में भी हमें सुनाई देती है। इसको निर्वात की फॉर्म पे ये नहीं चलती है। ये किस माध्यम में नहीं चलती है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब एसआई यूनिट पूछा जा रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति जिसे हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का,
जूल है, न्यूटन है, हर्ट्स है, पास्कल है। तो पास्कल किसका है? प्रेशर का है। ऑलरेडी हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ। जैसे मैंने आपको बताया न्यूटन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि ये किसका है? फोर्स का है। और जूल किसका है? वर्क का है। बच गया हमारे पास ऑप्शन सी, हर्ट्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो मानव की आवाज होती है वो उत्पन्न होती है, क्या जीव से मानव की आवाज उत्पन्न होती है, या वोकल कॉर्ड से, स्वर तंत्रियों से उत्पन्न होती है, टीथ से या नोज से? करेक्ट आंसर होगा वोकल कॉर्ड, यानी कि जो स्वर तंत्रियां होती है उनसे उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड। जो प्रति सेकेंड कंपन की संख्या होती है, प्रति सेकंड आ रहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड कहा जाता है, समय अंतराल कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, या पिच कहा जाता है? तो कंपनों की संख्या की बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हिंदी में कई स्टूडेंट्स को हो जाएगा कि हमें हिंदी में नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह रहे हैं? आवृत्ति कह रहे हैं। तो प्रति सेकंड जो कंपन की संख्या है उसको हम कह रहे हैं कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी में हो रही है, यानी कि आवृत्ति में हो रही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अब देखो लाउडनेस की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको कभी मैंने लाउड पढ़ाया, फिर मैंने थोड़ा स्लो पढ़ा दिया। तो जो लाउडनेस होती है साउंड की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर, या स्पीड के ऊपर। तो ये लाउडनेस कि मुझे ऊंचा बोलना है, मुझे नीचा बोलना है, कम साउंड में बोलना है, ज़्यादा साउंड में बोलना है, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आयाम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है, लाउडनेस जो है वो साउंड की एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ पे याद नहीं रहता है तो आप लाउडनेस में L आता है आपके पास और एम्पलीट्यूड में भी L आता है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, लाउडनेस ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। पिच ऑफ द साउंड ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये क्वेश्चन भी है। तो पिच जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड या मीडियम? तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बता दिया था, इसको क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी। तो लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिबल रेंज क्या होती है? अब ह्यूमन जो है कुछ साउंड को सुन सकता है ना? तो यहाँ पे उसकी रेंज क्या है जिस साउंड को वो सुन सकता है? 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, या 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज है, या 50 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज है? तो मनुष्य के लिए जो श्रव्य सीमा है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो सीमा है उसकी रहेगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। अब हमने कहा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है वो ऑडिबल रेंज है, उस साउंड को सुन सकता है। उससे नीचे वाले साउंड्स को कौन सुन सकता है? वो जो पक्षी वगैरह होते हैं ना, वो सुनते हैं उसको। तो 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। जो पक्षी वगैरह होते हैं वो जो है इन साउंड्स को सुन सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि कम और ऊपर की बात, हम जो इंसान हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज साउंड है उसको सुन सकते हैं। जो वर्ड्स वगैरह हैं, जो बर्ड हैं, पक्षी वगैरह हैं, वो बिलो जो आपके पास है 20 हर्ट्ज है उसको सुन सकते हैं। अब उससे ऊपर वाला साउंड है अधिक ध्वनि, वो क्या कहलाती है? ये तो मैंने आपको बता दिया, इंफ्रासोनिक मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ना। ये इंफ्रासोनिक साउंड होता है जो कि आपका 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि है। जो 20,000 हर्ट्ज से, क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज की बात की ना, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को क्या कहेंगे? यहाँ पे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक भी हम इसे कह सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ध्वनि, ठीक है, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड ध्वनि। नेक्स्ट है,
कौन सा जीव पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, डॉग, काऊ, गॉट या हॉर्स। पराश्रव्य कौन सी है? अल्ट्रासोनिक की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि 20,000 से ऊपर की है। तो आपका जो डॉग है ना, आपने देखा होगा बहुत दूर जाके भी जो कोई अगर साउंड आ रहा होगा ना, तो उसको वो सुनने का और कई बार उसका जो है वो साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो सुन सकता है आपका डॉग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। अब हमने क्या कहा था कि जो हमारा साउंड की बात कर रहे थे हम, तो एम्पलीट्यूड और पिच के बारे में हमने बात की थी, जो भी था, है ना। तो टाइम टेकन, एक वाइब्रेशन हो रही है ना, अगर एक बार कंपन हो रहा है, तो एक कंपन में लगा जो समय होता है, समय क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहेंगे हम उसे, या फिर जो है वो पिच कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे या इको कहेंगे। करेक्ट आंसर है उसको टाइम पीरियड, क्योंकि समय पूछा है कि एक कंपन में जो लगा समय है उसको क्या कहेंगे? समय अंतराल, यानी कि टाइम पीरियड कहेंगे, जो कि एक वाइब्रेशन में, एक कंपन में लगने वाला समय है। अब टाइम पीरियड है आपके पास आवर्तकाल, तो इसकी इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी की तो हमने हर्ट्ज बोल दी थी, तो आवर्तकाल की इकाई क्या है? सेकंड है, हर्ट्ज है, जूल है, न्यूटन है, तो इसकी सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, टाइम पीरियड का यूनिट। नेक्स्ट है, नॉइस क्या है? शोर क्या है? एक प्लीजेंट ध्वनि है, अच्छी आवाज़ है, यानी कि अनप्लीजेंट है, म्यूजिकल है, ऑडिबल है। तो नॉइस यानी कि जो शोर है वो एक अनप्लीजेंट है, जिसको कोई सुनना पसंद नहीं करता है, अप्रिय ध्वनि हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ अ म्यूजिकल साउंड। इनमें से कौन है जो म्यूजिकल साउंड है? तो वो आपका हो जाएगा फ्लूट, यानी कि बांसुरी। हॉर्न बजा रहे हो वो कोई संगीत नहीं है, मशीन को ड्रिल कर रहे हो वो कोई साउंड वाला नहीं है, मतलब संगीत नहीं है आपके पास। एक्सप्लोजन, विस्फोट हो रहा है, ये सारी खतरनाक है। एक ही आपके पास यहाँ पर संगीतात्मक ध्वनि है, जो कि बांसुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेसिव नॉइस कॉजेज। अधिक अगर शोर हो रहा है ना, तो उससे क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा शोर अगर हो रहा है कहीं पर, तो उससे हियरिंग बेटर होगी? नहीं, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, सुनने से संबंधित अक्षमता हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये कॉज हो सकता है। बेटर स्लीप नहीं होगी, ना कि कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइस पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट, जो ध्वनि प्रदूषण है वो प्रभावित करता है। तो किस चीज़ को प्रभावित करता है? ध्वनि, यानी कि सुनने से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो ये श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू हियर साउंड। ध्वनि सुनने के लिए कौन सा अंग जो है वो उपयोग होता है? तो सुनने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ईयर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास जो आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर है, पिन्ना वगैरह है, ये कान के पार्ट है ना, तो आउटर ईयर जो है वो उसका काम क्या होता है? डाइजेशन। कान का काम डाइजेशन थोड़ी ना होगा। कलेक्टिंग साउंड, साउंड को कलेक्ट करना, बट ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, तो वो साउंड को जो आउटर ईयर होता है वो कलेक्ट करता है साउंड को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द थिन मेम्ब्रेन इन ईयर, जो मेम्ब्रेन, जो कान है उसकी एक थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली होती है, उसको क्या कहा जाएगा? रेटिना, या आपका कॉक्लिया कहा जाएगा, ईयर ड्रम कहा जाएगा, लेंस। तो रेटिना और लेंस तो किसके पार्ट है? आई के हैं। हम यहाँ पे ईयर की बात कर रहे हैं, तो उसको ईयर ड्रम कहा जाता है। जो आउटर होता है कान का पार्ट, उस वो क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है, और जो पतली झिल्ली होती है कान में, वो उसको हम क्या कहेंगे? उसको ईयर ड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंपन करने वाली ध्वनियाँ जो हैं वो हीट, साउंड, लाइट, एनर्जी ओनली, तो वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जो कंपन से उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच मीडियम कैरीज साउंड फास्टेस्ट। अब हमने बोला कि ध्वनि जो है, ध्वनि को, साउंड को पास होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वो निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकता है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो वैक्यूम तो होगा ही नहीं। तो सबसे तेज़ जो है वो किस माध्यम पे चलती है? तो सॉलिड में जो साउंड है वो सबसे तेज़ चलता है। ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, आपने इको यानी कि ध्वनि हम बोल सकते हैं प्रतिध्वनि हिंदी में। तो जो इको होता है, जो हल्का सा वाइब्रेटिंग साउंड है, उसको हम इको बोल रहे हैं। तो ये इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, या एब्जॉर्प्शन की वजह से। करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे कि हम यहाँ पे प्रकाश की तरंगों के बारे में बात करते हैं, इस तरीके से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इको भी जो है आपका इसी तरीके से साउंड आता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से इको जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है मिनिमम डिस्टेंस फॉर हियरिंग इको इज अबाउट, प्रतिध्वनि सुनने हेतु जो इको साउंड होता है उसके लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? 5 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर या 50 मीटर। तो आपको न्यूनतम दूरी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको साउंड सुनने के लिए 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नॉइस पोल्यूशन क्या कॉज करता है? तो नॉइस पोल्यूशन जो है वो स्ट्रेस यानी कि तनाव को, या स्लीपलेसनेस यानी कि जहाँ पे आपको नींद से संबंधित समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ध्वनि प्रदूषण जो है इन सभी चीज़ों को जो है हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इनसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएंगे, यानी कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ हेल्प्स टू, पेड़ लगाना सहायता करता है, तो ये नॉइस को बढ़ाता है? नहीं। रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन, तो बिल्कुल नॉइस पोल्यूशन को कम करने में भी हेल्प करता है। वाइब्रेशन इंक्रीज नहीं होगी यहाँ पर पेड़ लगाने से, इको भी प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि नॉइस पोल्यूशन कम होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स साउंड लेवल, कौन सा है जो कि यहाँ पे ध्वनि स्तर मापने का यंत्र है? बैरोमीटर, भूमंडलीय जो दाब होता है उसको जो उसको मेजर करने के लिए होता है। जो आपका थर्मोमीटर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है ना। तो ध्वनि स्तर जो है वो साउंड मीटर होता है ध्वनि स्तर मापने के लिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लाउडनेस इज मेजर्ड इन, जो लाउडनेस है वो मापी जाती है किस में? मीटर में, डेसिबल में, वॉट में, हर्ट्ज में। तो लाउडनेस जो है वो डेसिबल में मेजर की जाती है लाउडनेस। नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू, तो मानव कान जो है वो संवेदनशील होते हैं किसके लिए? जो साउंड वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स हैं, एक्सरेज है, यूवी रेज है, तो वो साउंड वेव्स के लिए जो है वो सेंसिटिव है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ ईयर कन्वर्ट वाइब्रेशन इनटू सिग्नल, जैसे वाइब्रेशन है ना उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा कान का पार्ट है जो वाइब्रेशन को जो है वो सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट करता है? पिन्ना, ईयर ड्रम क्या थी, जो पतली झिल्ली है उसको बोला हमने, और जो कॉक्लिया है, रेटिना है, रेटिना तो आंखों से संबंधित है, तो ये जो कॉक्लिया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान का जो कॉक्लिया पार्ट है वो कंपन को संकेतों में बदलता है, वाइब्रेशन को जो है वो कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स में। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू, जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है? तो ये जो है F=1/T, तो ये जो है वो टाइम पीरियड के, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आवृत्ति जो है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है आपके टाइम पीरियड के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये जो है अगर ये बड़ा है, ये है आपके पास इस तरीके से है, अगर ये ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, अगर टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिल साउंड हैज़, जो तीखी ध्वनि होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो एम्पलीट्यूड, नो वाइब्रेशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी, तीखा साउंड है, श्रिल साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। बास साउंड हैज़, जो भारी ध्वनि है, अभी हमने यहाँ पे क्या बोला कि तीखी ध्वनि है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? हाई। और अब भारी साउंड है, बास साउंड है, भारी ध्वनि है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? लो फ्रीक्वेंसी होगी। तीखी है अगर तो होगी हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन भारी ध्वनि है, भारी आवाज़ है, तो लो फ्रीक्वेंसी होगी। विच ऑफ दीज कॉजेज नॉइस पोल्यूशन, इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जो व्हीकल का हॉर्न बजा रहा है, लाउड स्पीकर्स है, मशीन्स है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा जो है वो, अब हमने बोला था स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है ना। अब यहाँ पे लिक्विड सॉलिड वाला पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पे चीज़ों का बोला है कि एयर में है, वाटर में है, स्टील में है, वैक्यूम में है। तो स्टील क्या है हमारे पास, ऑटोमेटिकली सॉलिड है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ध्वनि का वेग जो है वो किस में, वैक्यूम में तो मेजर ही नहीं करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्वनि जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साउंड ट्रेवल्स इन एयर एज, जो साउंड है वो ध्वनि में चलती है, सॉरी वायु में चलती है साउंड। तो वायु में ध्वनि कैसे चलती है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या लाइट वेव, या मैग्नेटिक वेव। तो करेक्ट आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लॉन्ग कैसे चलती है, इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो साउंड ट्रेवल्स इन एयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक इज यूज्ड इन, पराश्रव्य ध्वनियाँ जो है वो उपयोग होती हैं सोनोग्राफी में, कुकिंग में, लाइटिंग में, कूलिंग में। तो कहाँ पे, सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन हेल्प्स अस स्पीक, हमें बोलने में सहायता कौन करता है, तो लैरिंक्स जो है वो हमें बोलने में सहायता करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय तबला इज ड्यू टू, तबले से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे, वो फ्रिक्शन है या वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो तबले से ध्वनि उत्पन्न होती है उसको वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अ मॉस्किटो प्रोड्यूसेस साउंड बाय, जो मच्छर है वो ध्वनि उत्पन्न करता है किसके थ्रू, वो विंग्स, जो उसके पंख है वो जो है वो विंग्स वाइब्रेशन करता है, या लेग्स की मूवमेंट करता है, माउथ करता है, टेल करता है, तो वो क्या करता है, जो पंख होते हैं उसकी वाइब्रेशन होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इनमें से नॉइस पोल्यूशन का कौन सा स्रोत नहीं है, तो ट्रीज जो है वो नॉइस पोल्यूशन का स्रोत नहीं है, व्हीकल्स भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, लाउड स्पीकर्स भी हैं। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है, कि कोई अच्छे से सुनने की क्षमता नहीं रखता है, बेटर हियरिंग को श्रवण दोष कहेंगे, या पार्शियल और कंप्लीट हियरिंग लॉस है उसी को श्रवण दोष कहा जाता है, जिसको थोड़ा सा नहीं सुनाई देता या कंप्लीटली ही सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट है द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन, कर्ण पर्दा कंपन करता है जब, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट कब करेगा, जब लाइट जो है वो फॉल करेगी, या साउंड कान के अंदर जो है वो एंटर करेगी, तब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, या हीट इंक्रीज करेगी, या वाटर एंटर करेगा। तो जब साउंड जो है वो कान के अंदर एंटर करेगी ना, तब जो है वो कान का पर्दा जो है वो कंपन करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच साउंड इज प्लीजेंट, कौन सी ध्वनि जो है वो मधुर होती है, तो जो म्यूजिक की ध्वनि है वो मधुर होती है, नॉइस एक्सप्लोजन और हॉर्न की अच्छी नहीं होती है। साउंड वेव्स ट्रांसफर, जो ध्वनि तरंग है वो स्थानांतरित करती है, क्या ध्वनि तरंग जो है वो स्थानांतरित करती है, साउंड वेव ट्रांसफर करती है, मैटर, एनर्जी, वाटर या एयर, तो वो जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऊर्जा को जो है वो साउंड वेव्स ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट है विच वन रिड्यूसेस नॉइस पोल्यूशन, कौन जो है वो नॉइस पोल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को जो है वो कम करता है, लाउड डीजे बनाएंगे नहीं, अननेसेसरी अगर हॉर्न बजाएंगे तो क्या इससे ध्वनि प्रदूषण कम होगा, नहीं, साइलेंसर इन व्हीकल्स में साइलेंसर लगाएंगे अगर, तो जो है वो ध्वनि प्रदूषण कम होता है, या फायर क्रैकर्स जो है वो पटाखे, तो कौन पटाखे फोड़ेंगे, तो इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण जो है वो कम करता है, करेक्ट आंसर है साइलेंसर, अगर व्हीकल्स में लगाया जाए तो उससे ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है। नेक्स्ट है द नॉर्मल कन्वर्सेशन साउंड लेवल इज अबाउट, सामान्य बातचीत का ध्वनि स्तर लगभग कितना होता है, सुन तो हम जो इंसान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 सुन सकता है, तो सामान्य बातचीत का ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए, 60 डेसिबल होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन पासिस थ्रू, मनुष्य में ध्वनि गुजरती है विंड पाइप से, वोकल कॉर्ड से, फूड पाइप से, किडनी से, तो वोकल कॉर्ड से जो है वो गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बेस्ट वे टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्न बजाने चाहिए, लाउड स्पीकर यूज़ करना चाहिए, अवेयरनेस एंड कंट्रोल मेजर्स करने चाहिए, तो अवेयरनेस जागरूकता करनी चाहिए और कंट्रोल करने के जो है वो उपाय करने चाहिए कि जिससे जो है वो नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, ना कि जो है वो पटाखों को वर्स्ट करना है, फोड़ना है, ठीक है।
तो इस वाली क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। और इसी में जो है अभी आपको और भी ज़्यादा आगे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर किसी ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, चैनल पर फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आपको जो है वो क्लास ये जो देखने को मिलती है। अगर किसी ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको क्लासेस के रिगार्डिंग, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। और अगर आप जेबीटी कमीशन की या फिर आप जो है वो टैट के लिए साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है वो कुछ क्लासेस आपको प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएंगी। ये वाला सिलेबस आपका पूरा जो जेबीटी वाला साइकोलॉजी का सिलेबस है वो पूरा आपको वहाँ पे करवाया गया है क्वेश्चन फॉर्म पे, और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको वहाँ पे करवाई गई है। तो आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो आप पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।